Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि है गो टू स्टेटमेंट. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द लूप क्रिएशन, लेकिन ये लूप की स्टेटमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है. सो देखेंगे आज की क्लास में हम इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे कोड के लिहाज से, और इसको देखेंगे कि किस तरह से काम करता है. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम इस लेक्चर में गो टू स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि गो टू स्टेटमेंट का मतलब क्या है. गो टू, जैसे कि नाम से जाहिर है कि इट गोज़ टू समवेयर, इसका मतलब है काइंड ऑफ जंप. ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहीं पे अगर मैं गो टू स्टेटमेंट लिखूं और उसके आगे कुछ लिखूं तो आपका जो कंट्रोल है उसको ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के ऊपर जिसको मैंने आगे मेंशन किया है. अब इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को मेंशन करने का तरीका क्या है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन होती है उसके साथ तो कोई लेबल या नाम नहीं होता, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई नाम प्रोवाइड कर सकते हैं या कोई लेबल प्रोवाइड कर सकते हैं. इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने लेबल की डिस्कशन इससे पहले सिर्फ स्विच स्टेटमेंट्स में की थी. स्विच स्टेटमेंट के केस में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम लेबल्स क्रिएट करते हैं जिनको हम केसेस कहते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, या केस के आगे हम कोई भी अपनी तरह की कंडीशन दे देते हैं. लेकिन उस केस में कीवर्ड केस वाज एक्चुअली मैंडेटरी टू यूज़ ओवर देयर. लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमने किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के ऊपर जंप करवाना है अपने कंट्रोल को, या हम चाहते हैं कि इफ़ द फ्लो ऑफ कंट्रोल शुड बी अनकंडीशनली ट्रांसफर टू दैट पर्टिकुलर प्लेस इन आवर प्रोग्राम, तो उसका मतलब ये है कि मैं उसको कोई भी नाम दे सकती हूँ, कोई लेबल दे सकती हूँ. और जब मैं उस गो टू स्टेटमेंट के आगे वो नाम या लेबल यूज़ करूँगी तो इसका मतलब है कि वो जो प्रोग्राम होगा इट विल गिव द कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन टू दैट पर्टिकुलर लेबल, और वहाँ से एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. इसका मतलब ये है कि गो टू स्टेटमेंट इज़ मोर लाइक अ जंप. इट कैन ऑल्सो बी आइट्रेटिव. ठीक है, इसको आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसको हम लूप्स के अंदर या आइट्रेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर क्यों डिस्कस कर रहे हैं. तो जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हम एक तरह से जंप करवा के आइट्रेट भी करवा सकते हैं उसको, और उसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के अंदर, और इस तरह भी कर सकते हैं कि हम कंप्लीटली जंप करवा दें ऑन टू एनी अदर लोकेशन इन द प्रोग्राम, और वहाँ से फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए. इसका मतलब ये हुआ कि गो टू स्टेटमेंट हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस. ऑल्दो गो टू स्टेटमेंट का यूज़ अब बहुत कम हो गया है. आप गो टू स्टेटमेंट के साथ ही ब्रेक की स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं. ब्रेक की स्टेटमेंट ऑन दी अदर हैंड यू कैन यूज़ एनीवेयर इन द प्रोग्राम. जहाँ पे भी आपको कंट्रोल ब्रेक करवाना हो वहाँ पे आप ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं. वहाँ से आगे फिर आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो नहीं होगी डेफिनेटली, जहाँ से आपने ब्रेक कर दिया है फ्लो ऑफ द आइट्रेशंस. तो गो टू की स्टेटमेंट को देखते हैं क्लोजली कि उसका सिंटैक्स क्या होता है. गो टू के लिए यू यूज़ द कीवर्ड गो टू एंड यू गिव द लेबल नेक्स्ट टू इट. लेबल के आगे जब भी हम मेंशन करते हैं तो उसका मतलब ये है कि लेबल का आप कोई नाम देंगे, जैसे वेरिएबल का कोई नाम होता है, एंड यू कैन डिफाइन दैट पर्टिकुलर नेम योरसेल्फ. आप कोई भी लेबल की जगह पे नाम जो है वो दे सकते हैं. इसका मतलब हुआ गो टू, उसके साथ लेबल, उसके साथ आगे उसके सेमीकोलन, इसके नीचे जो भी इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स आप लिखना चाहते हैं वो स्टेटमेंट्स आएंगी, और उसके नीचे कहीं या उसके बाद में कहीं या उससे पहले भी आ सकता है कि कोई ऐसा लेबल जिस पे आपने जंप करवाना है, यानी कि जिस लेबल का आपने नाम लिखा था वो लेबल कहीं डिफाइन हुआ है, यानी उस लेबल का नाम कॉलन, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं अंडर दैट लेबल. अच्छा, अगर आप क्लोजली देखें तो इसका पर्पस ये है कि आपके कंपाइलर को बताना कि अगर एक फ़्लो में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही थी एंड आई वांट टू जंप टू एनी अदर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, तो हमें हमेशा उसका एड्रेस बताना पड़ता है उस इंस्ट्रक्शन का, या हमें ये बताना पड़ता है कि वेयर टू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. एक प्रोग्राम जो आपका बैक एंड में मेमोरी से फेच करने में जो चीज़ें हेल्प कर रही होती हैं प्रोसेसर की, ऑल्दो इट इज़ अ लिटिल आउट ऑफ योर बुक कॉन्टेक्स्ट, लेकिन उसके पास एक प्रोग्राम काउंटर होता है. यानी जो आपका प्रोसेसर होता है उसके पास एक प्रोग्राम काउंटर होता है जिसको वो अपडेट करता रहता है, यानी कि इट हैज़ द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन.
जब हम गो टू का फंक्शन यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास इंक्रीमेंट होके एड्रेसेस आ रहे होते हैं, यानी जब आप इन लाइन यानी कि जब आप वन आफ्टर द अदर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कर रहे हैं, सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है वही फेच होनी है टू द प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर में या जो है 1 इंक्रीमेंट करता जाता है बिकॉज नेक्स्ट सीक्वेंस में जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। लेकिन जब हम गो टू की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव लेबल के आगे जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसका एड्रेस प्लेस कर देता है उस प्रोग्राम काउंटर में, यानी उसको पता चल जाता है कि अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है वो इससे नेक्स्ट वाली नहीं है बल्कि वो है जहाँ पे वो वाला लेबल पड़ा हुआ है जिसका हमने नाम डिफाइन किया है। सो आई होप दैट इज़ क्लियर। यानी कि आप कहते हैं कि अच्छा हम डेली एक ही रोड से घर जाते हैं लेकिन आज हमें कहीं और से कुछ पिक करना है, सो आई विल गो फर्स्ट ओवर देयर एंड देन आई विल चेंज माई पाथ। तो इस तरह से आप अनकंडीशनल जो फ्लो है वो उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं टू दैट पर्टिकुलर लेबल। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल और हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन द इंस्ट्रक्शंस। I have written an example which says कि write a program to calculate square root of a positive number. Also, it should handle the negative number properly. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी वेरिएबल की बात कर रहे हैं या वेरिएबल के नेम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई एक वेरिएबल तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर द वैरायटी सेक आई एम टेकिंग इट फ्लोट, क्योंकि इंटीजर को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। यू कैन टेक एनी डेटा टाइप दैट यू लाइक जो कि न्यूमेरिक हो। मैं कहती हूँ उस वेरिएबल का नाम मैंने नंबर रख दिया और अब मैं कहती हूँ कि मैंने एक लेबल क्रिएट किया पॉजिटिव के नाम से। पॉजिटिव के नाम से मैंने एक लेबल क्रिएट कर लिया। आप देखें कि जब मैंने पॉजिटिव का लेबल क्रिएट किया है, एक तो इंडेंटेशन उसकी वो है जो कि मेन की इंडेंटेशन है, यानी कि मेन जिस अलाइनमेंट में आ रहा है उसी अलाइनमेंट में मैंने वो जो अपना लेबल है वो क्रिएट किया है। उसके बाद मैं उसे ये कहती हूँ कि इसमें आप ये बता दें, इसमें हम करना ये चाहते हैं कि प्लीज़ एंटर पॉजिटिव नंबर। हम उसे कहते हैं कि प्लीज़ एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर दें यूज़र को, एंड सिंस वी आर आस्किंग यूज़र फॉर द इनपुट तो हमें स्कैन एफ भी करवाना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में यू मस्ट बी एक्सपर्ट बाय नाउ मोर देन मी, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा ये इंस्ट्रक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं। सो यू ऑलरेडी नो कि हम किस तरह से इसकी इनपुट ले रहे हैं या इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद मैं उसे कहती हूँ कि इसे कहाँ पे सेव करवाना है, नंबर वेरिएबल में, जहाँ जो इनपुट आप यूज़र से ले रहे हैं उसको नंबर वेरिएबल में NUM में सेव करवा दें। एंड नाउ वी से दैट इफ़ दैट नंबर वेरिएबल इज़ लेस देन 0 तो क्या करें, गो टू पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि every time it will see a negative number, it will go back. So if you see, it will keep asking me up for a positive number until I give it a positive number. अगर मैं नेगेटिव नंबर देती रहूँगी इट विल कीप आस्किंग मी अगेन एंड अगेन, विच मीन्स कि ये गो टू पॉजिटिव पे जाएगा, फिर से दोबारा एग्जीक्यूट करेगा सब कुछ, फिर दोबारा वापस पॉजिटिव पे आएगा। अगर नंबर नेगेटिव है इसका मतलब है इट विल गो बैक अगेन। तो ये भी एक लूप की तरह या आइट्रेशन की तरह ही काम कर रहा है, जंप भी कर रहा है टू अनदर इंस्ट्रक्शन और लूप की तरह से भी काम कर रहा है। उसके बाद हम इसे कहेंगे कि एल्स, अगर तो वो नहीं है इसका मतलब कि वो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, तो क्या कर दें कि प्रिंट एफ स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। अब नंबर के आगे मैं परसेंटेज साइन पे 0.2 F दे रही हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ये प्लेस होल्डर 0.2 F क्यों क्रिएट किया है, तो यू हैव टू गो बैक टू द लेक्चर्स ऑफ चैप्टर 8 एंड 9, चैप्टर 8 स्पेसिफिकली, क्योंकि वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए अप टू हाउ मेनी डिजिट वी कैन स्पेसिफाई, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर और डेटा स्पेसिफायर्स। तो ये काइंड ऑफ हमने एक प्लेस होल्डर क्रिएट किया है जहाँ पे ये वेरिएबल की वैल्यू आएगी, यानी कि जो भी आपने नंबर में सेव करवाया है वो यहाँ पे आएगा। एंड देन इज, मैं कहती हूँ सेकेंड प्लेस होल्डर 0.2 F, यानी
कि वो कहेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं 4 प्रेस करती हूँ तो इट विल से स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 4 इज़ 2, और वो कहाँ तक डेसिमल पॉइंट्स तक उसे कैलकुलेट करेगा, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक, दैट्स वाई 0.2। ठीक है, अच्छा इसके आगे ऑब्वियसली हमें ये वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी कि ये कहाँ से आ रही हैं ये वैल्यूज़। तो एक तो नंबर से आ रही है, दूसरा स्क्वायर रूट का हम फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ करते हैं विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ कर लिया है, बट देयर इज़ अ मिस्टेक इन दिस प्रोग्राम। इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई इट, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग एट अ वेरी गुड पेस। ठीक है, अच्छा अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमने इसकी हेडर फाइल ऐड नहीं की, बिकॉज हेडर फाइल कंटेन्स द प्रोटोटाइप ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। अब प्रोटोटाइप क्या होती है, प्रोटोटाइप को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में ऑफ चैप्टर 13। ऑल्दो यू ऑलरेडी नो कि जो डेफिनेशंस होती हैं फंक्शंस की वो हेडर फाइल्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं और वहाँ पे उनका मेन प्रोग्राम्स जो हैं वो कहीं पे लिंक्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अगर स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ करना है तो दैट इज़ समथिंग that I have to add the header file for, which is include math.h। अगर मैं ये header file ऐड नहीं करूँगी तो वो recognize नहीं करेगा कि ये फंक्शन कौन सा है। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब ये है कि अब मैं इसको रन करूँ तो it should run perfectly fine and it should give me the results। ठीक है, so let's execute and see the output of it। अब हमने इसको सेव करवा दिया एंड इट्स आस्किंग मी फॉर अ नेम ऑफ द फाइल इज़ वेल, सो मैं इसको कहती हूँ कि दैट इज़ गो टू फाइल 2, मैं इसे कह देती हूँ। अच्छा एक और चीज़ है, फाइल के नेम सेव करते हुए प्लीज़ कीवर्ड यूज़ ना करें, इट विल सम टाइम्स क्रिएट एरर्स व्हेन यू आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाइलर्स। बहुत सारे कंपाइलर्स में, बल्कि इट इज़ नॉट इवन अ गुड प्रैक्टिस, आप बहुत अगर कंपाइलर में इशू नहीं भी आ रहा, डोंट यूज़ कीवर्ड्स एज द नेम ऑफ द फाइल्स। ठीक है, बिकॉज वो समटाइम्स इंटरफेयर करके आपको कोई ना कोई एरर्स जो है रिजल्ट करेगा। It is asking me please enter a positive number. So if I give for example 3.5, क्योंकि मैंने floating point number दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर हो सकता है। इसने कहा कि square root of number 3.5 is 1.87 which is correct। इसी तरह अगर मैं कोई ऐसा नंबर देती हूँ, आप देखें कि वो 2 डेसिमल पॉइंट्स तक मुझे रिजल्ट्स रिटर्न करा है क्योंकि मैंने स्पेसिफाई ही 0.2 किया था। अगर मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे मैंने 16 एंटर कर दिया है तो इट विल स्टिल गिव मी 16 and 4 बट विथ 0.00, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और स्पेसिफाई जो है वो मेंशन हुआ है। तो इट इज़ टेलिंग मी दैट द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 16.00 इज़ 4.00 बिकॉज अप टू 2 डेसिमल उसने हैंडल करना है। सिमिलरली कि अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर यहाँ पे असाइन कर देती हूँ, सो लेट्स सी व्हाट happens in that case। अब it is asking me again the number and I'll give it -10। मैं कहती हूँ -10 है तो if you see it is asking me to please enter a positive number again। अगर मैं यहाँ पे फिर -1 दे देती हूँ तो it will keep on iterating the same thing, it will ask me for a number again I will write -12 तो मुझे कहेगा फिर से। सो इट इज़ काइंड ऑफ इज़ इन द लूप, इट इज़ यूजिंग द गो टू स्टेटमेंट टू गो बैक टू दैट पर्टिकुलर एड्रेस, टू दैट पर्टिकुलर लेबल, और वहाँ से एग्जीक्यूशन दोबारा से स्टार्ट कर रहा है अगर आप देखें तो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब तक मैं इसे कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं दूंगी, अब मैंने यहाँ पे 15 एंटर किया है तो इफ़ यू सी तो इट इज़ टेलिंग मी दैट स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 15 इज़ 3.87 विच मीन्स दैट इट इज़ क्लोजेस्ट टू द आंसर। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे जो कि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू गो टू स्टेटमेंट, लेकिन अगर किसी को फॉर्मेट स्पेसिफायर्स याद हैं, यहाँ पे मैं 0.3 कर दूँ तो व्हाट विल हैपन इज़ कि ये मेरे पास 3 डेसिमल पॉइंट्स तक नंबर को हैंडल करेगा इन डेसिमल नंबर्स। सो इफ़ यू सी दिस, मैंने अगर अगेन मैंने 16 प्लेस किया तो it is telling me that the square root of 16.000 is 4.000 and similar the one that we have done before। हमने क्या किया था, हमने पहले इसको दिया था I think I give it number 3.5
3.5 हम दोबारा से देते हैं तो इट इज़ टेलिंग मी दैट द रिजल्ट इज़ 1.871, जो कि पहले आ रहा था 1.87, बिकॉज वो 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ही हैंडल कर पा रहा था. सो दैट इज़ अ स्मॉलर थिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद ये बात आ जाती है कि अगर मैं ये कहती हूँ कि जो गो टू स्टेटमेंट है, क्या इट इज़ ऑलवेज सपोज टू बी रिटन बिफोर और द लेबल इज सपोज टू बी रिटन बिफोर द गो टू स्टेटमेंट और नॉट? नो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी. जो गो टू स्टेटमेंट है, इट विल ट्रांसफ़र द कंट्रोल टू दैट पर्टिकुलर लेबल, वो प्रोग्राम में कहीं पे भी आ रहा हो. इट इज़ नेसेसरी दैट आपका जो लेबल है इट इज़ डिफाइंड विद इन द सेम प्रोग्राम जिसमें वो गो टू स्टेटमेंट मेंशन हो रही है, तब वो उस स्टेटमेंट पे जंप कर जाएगा हमेशा. लेट्स चेंज दिस प्रोग्राम अ लिटिल बिट. मैं आपको इसकी एक एग्जांपल इस तरह से बता देती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एल्स इफ भी लिखूँ, ऑल्दो इट इज़ अ स्मॉलर वे टू जस्ट लेट यू नो कि ये किस तरह से काम कर रहा है. मैं कहती हूँ एल्स इफ अगर जो नंबर है वो दोनों वो बिल्कुल एग्जैक्टली ज़ीरो है, ये एक थर्ड केस बन गया. और मैं आपसे कहती हूँ कि इसके अंदर गो टू द स्टेटमेंट इज सपोज टू गो टू अनदर लेबल विच इज़ आई एम कॉलिंग ज़ीरो. ठीक है, उस लेबल को मैं कह रही हूँ कि उसका नाम ज़ीरो रख दिया है मैंने. नाउ इफ़ यू सी, तो मैं एल्स से बाद में नीचे आई और उसके बाद मैंने एक ज़ीरो लेबल क्रिएट कर दिया. कॉलन ऐड करेंगे बिकॉज इट्स अ लेबल. इसके बाद जब मैं उसे कहती हूँ ज़ीरो लेबल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द स्क्वायर रूट नंबर ज़ीरो इज़ ज़ीरो. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देर इज़ अनदर गो स्टेटमेंट टू फॉर द प्रोग्राम टू जंप टू. लेकिन अनलाइक पॉजिटिव जो कि पहले लिखा हुआ था, go to is somewhere after the go to statement is written, right? इसका मतलब ये है कि अब इसको कहीं नीचे जंप कर जाना चाहिए on line 22. जब go to statement पे आएगा 17 लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो now the instructions written from there will be skipped and flow of the control of the program will be shifted directly to लाइन 22 विच इज़ ज़ीरो, राइट? जो ज़ीरो लेबल की लाइन है वहाँ पे वो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा और वहाँ से आगे एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. इफ़ यू सी दिस, कि क्या होता है जब हम कहते हैं कि लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड सी व्हाट हैपन्स. अच्छा, गो टू ज़ीरो मैंने यहाँ पे उसका वो गलत लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन. सो नाउ इट सेज के मेरे पास जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर ऐड करें. अगर मैं इसकी जगह ज़ीरो एंटर करती हूँ, व्हाट हैपन्स इज दैट इफ़ यू क्लियरली सी इट गोज टू दैट पर्टिकुलर लेबल एंड इट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम देयर विच इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ज़ीरो इज़ ज़ीरो, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई थी. अगर इसके आगे भी और इंस्ट्रक्शंस होती तो वो उनको भी प्रोसेस करता रहता. सिमिलरली आपके पास अगर अभी भी अगर पॉजिटिव नंबर आएगा तो इट विल जंप बैक टू द पॉजिटिव नंबर. हम करके भी देख लेते हैं. मैं अगर अब कहती हूँ कि मैंने एक नंबर एंटर किया है विच इज़ 17, तो अभी भी मेरे पास 17 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, लेकिन आपने एक और चीज़ देखी होगी कि उसके साथ ये लाइंस भी एग्जीक्यूट हो रही हैं, ये वाली लाइंस, यानी कि द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ज़ीरो इज़ ज़ीरो. क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या कि इट वेंट अप. इस केस में क्या हुआ कि ये लाइंस एग्जीक्यूट हो रही थी इन कॉन्टिन्यूएशन, इन सीक्वेंस पॉजिटिव. इसके बाद यहाँ पे प्लीज़ एंटर द पॉजिटिव नंबर, आपने नंबर एंटर किया, नंबर सेव हो गया. उसने ये इंस्ट्रक्शन चेक की, इफ़ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो तो गो टू पॉजिटिव. नंबर वाज लेस देन ज़ीरो तो वो पॉजिटिव पे वापस चला जाता, लेकिन नंबर तो पॉजिटिव था. तो उसने क्या किया, इसको तो स्किप कर दिया यहाँ से. इट इज़ नॉट सपोज टू हैपन, राइट? लेकिन उसने क्या किया कि नेक्स्ट उसने चेक किया कि क्या नंबर ज़ीरो है. नंबर ज़ीरो भी नहीं था तो इस स्टेटमेंट के ऊपर भी नहीं गया. लेकिन जो उसने एल्स स्टेटमेंट चेक की उसमें ये था कि स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर कैलकुलेट करें. आपने उसने स्क्वायर रूट नंबर भी कैलकुलेट कर लिया. नाउ इन नेक्स्ट सीक्वेंस यही इंस्ट्रक्शन थी और इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं थी. कोई कंडीशन नहीं थी कि ये एग्जीक्यूट नहीं होनी या इसको स्किप करना है. सो इन सीक्वेंस इट केम बैक एंड एग्जीक्यूटेड दिस इंस्ट्रक्शन अगेन.
क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ लेबल लगा हुआ है. लेबल इन इट सेल्फ इज नॉट अ कंडीशन, इट इज नॉट समथिंग दैट इज अ कीवर्ड, इट इज जस्ट समथिंग दैट यू यूज टू रिकग्नाइज के जो गो टू स्टेटमेंट आई है उसने कंट्रोल को कहाँ पे जंप करवाना है. So if you see, that is the main difference between writing something before the go-to statement and writing something after the go-to statement. बहुत स्लाइड से डिफरेंस ये है कि जब आप ज़ीरो पे जंप करते हैं यानी कि something written below it, तो उसने उसके बाद से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देना है, यानी उससे पहले वाला जो भी हो गया है, जो जंप हो गया है, जो स्किप हो गया है, वो उसने स्किप कर देना है और उसके बाद उसने कहाँ पे शिफ्ट कर जाना है, नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते जाना है. लेकिन अगर आप वापस जाते हैं टू द बैक, तो उसने उसके दरमियान में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आई हैं सबको, चाहे वो ऑलरेडी भी एग्जीक्यूट हो चुकी थी, उसने उनको दोबारा भी एग्जीक्यूट करना है इफ दे आर इन द सीक्वेंस. सो विद दिस वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी सम अदर टॉपिक्स. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको गो टू स्टेटमेंट्स जो हैं समझ आ गई होंगी, आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस तरह से उसको हम कोड में यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स के बारे में आपने अंडरस्टैंड कर लिया. विद दिस वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, सो वी विल सी यू विद नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.